अब इस नए दौर का साल 238वां अगस्त 13 3 महीने पहले का सीन, जब एम्बर सिटी पर वो खतरनाक हमला हुआ था। हमारे सामने मौजूद इस नज़ारे को देखकर हम साफ साफ बता सकते हैं कि दुनिया किस हद तक डैमेज हुई है और अब प्रकृति ने खुद को हील करने के लिए चारों तरफ अपनी जड़ें फैलानी शुरू कर दी है। कभी ये मॉडर्न दुनिया गाड़ी घोड़ों से भरी हुआ करती थी, लेकिन आज सिर्फ मॉन्स्टर्स से भरी है। उसी के बीच में हम एक बस को दिखाते हैं जो काफी सारे पैसेंजर को लेकर सिटी की तरफ आगे बढ़ रही थी कि तभी मॉन्स्टर उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। उन छोटे क्रिएचर्स को बस का पीछा करते देखकर बस का ड्राइवर डर के मारे बस की स्पीड को इंक्रीज कर देता है, लेकिन फिर भी वो इधर उधर से बस के ऊपर चढ़ जाते हैं और ये छिपकली जैसे दिखने वाले क्रिएचर्स अपने भारी भरकम शरीर और नुकीले पंजों की हेल्प से बस को चारों तरफ से डैमेज करना शुरू कर देते हैं, जिससे बस के अंदर मौजूद पैसेंजर के अंदर डर का माहौल छा चुका था। मॉन्स्टर बसों की खिड़कियों को तोड़कर अपनी लंबी जीप का यूज करके लोगों को खाने की कोशिश कर रहे थे। इस बस के अंदर हमारा हीरो ये भी मौजूद था, जिसके सामने एक ओल्ड मैन को वो मॉन्स्टर अपना निवाला बनाने ही वाला था कि वो उस मॉन्स्टर को लात मारकर उस ओल्ड मैन को बचा लेता है। अब तक बस सिटी गेट के काफी ज्यादा पास पहुंच गई थी, इसलिए वहाँ के गार्ड अपने वेपन का यूज करके उन मॉन्स्टर्स को डराकर भगा देते हैं। उस गाड़ी के सिटी के अंदर एंटर होते ही वो गार्ड आगे के ऑफिसर को अपडेट कर देता है कि आज का बैच यहाँ पर पहुँच चुका है। हमें पता लगता है कि डेली इस तरीके के लोगों को जो कि बाहर सरवाइव करें उन्हें कैप्चर करके लाया जाता है ताकि उन्हें रेस्क्यू किया जा सके। बाहर मॉन्स्टर का खतरा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि लोगों के लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है। सेफ इलाके में एंटर होते ही वो ओल्ड मैन हमारे हीरो ये यू को अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू बोल रहे थे, पर ये यू तो इसे अपना फर्ज समझता है क्योंकि वो एक हंटर बनना चाहता है और उसके मास्टर ने उसे हंटर बनने के सारे रूल सिखाए थे, जिसमें से तीसरा रूल ये कहता है कि हमेशा खुद से पहले दूसरों की जान बचानी है। और फिर वो अपने बैग में मौजूद अपने मास्टर के उस बैच को देखने लगता है। जब उसके मास्टर हंटर बने थे तो उन्हें मिला था। उसके मास्टर का नाम फेमिंग है। उस बैच को देखने के बाद उस ओल्ड मैन को गलतफहमी हो जाती है। वो कहते हैं कि बच्चे क्या तुम हंटर हो? पर ये यू कहता है कि अभी तो नहीं, लेकिन जल्द ही बन जाऊंगा क्योंकि मैं उसी की ज्वाइनिंग के लिए एम्बर सिटी जा रहा हूँ। पर वो ओल्ड मैन बताते हैं कि आयरन बोन सिटी जल्दी ही एम्बर सिटी पर हमला कर देगी। ऐसे में अगर वो ज्वाइन होता है तो उसे डायरेक्ट वॉर के लिए जाना होगा, जिसमें उसकी जान का खतरा बढ़ जाएगा। पर ये यू को मौत से डर नहीं लगता, बल्कि वो तो अपने मास्टर का सपना पूरा करना चाहता है और अब वो चाहता है कि वो सबसे बेस्ट हांशिया हंटर बने। सीन शिफ्ट होता है और हमें एम्बर सिटी के काउंसिल बिल्डिंग को दिखाते हैं, जहाँ पर चेयरमैन सू युआन के साथ मिलकर सभी मेंबर्स मीटिंग बिठाकर बात कर रहे थे कि इस बार की ट्रेडिंग के दौरान आयरन बोन सिटी ने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी। 2 साल के अंदर ये दूसरी बार है जब उन्होंने अपने प्राइस को इतना ज्यादा इंक्रीज कर दिया। उन्होंने आर्म्स की प्राइस को 1.5 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है और अब उनके लिए ट्रेडिंग करना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। यहाँ तक कि वो लोग इतना ज्यादा नीचे गिर चुके हैं कि बिना इन्फॉर्म किए एग्रीमेंट को अपने हिसाब से मॉडिफाई करते रहते हैं। इस बारे में सारी अपडेट लेने के बाद चेयरमैन सू बाकी सभी से उनकी राय जानना चाहते थे कि इस मैटर में वो क्या सोचते हैं। सारे मेंबर्स का यही कहना था कि आयरन बोन सिटी की मनमर्जियां बढ़ती जा रही हैं। वो छठी ऐसी सिटी बन गई है जो हमारे एम्बर सिटी को कुछ नहीं समझती। अगर वो इस बार एग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे तो आयरन बोन सिटी उन पर हमला कर सकती है। वो पहले ही एम्बर सिटी को खनिजों के मामले में टॉर्चर करती आ रही है और ऐसे में वो ट्रेडिंग पूरी तरह से बंद कर देंगे, जिससे हमारा डिफेंस सिस्टम और भी ज्यादा वीक पड़ जाएगा। ये सारी बातें चल ही रही थी कि तभी वहाँ पर एंट्री होती है जियांग तोंग की, जो कि सिटी कौंसल है। वो काफी ज्यादा गुस्से में एंटर होते हुए कहती है कि हम इस बार एग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे। ये सुनकर बाकी सारे मेंबर्स कहते हैं कि अगर हम साइन नहीं करेंगे तो तुम क्या चाहती हो कि आयरन बोन सिटी अपनी मेचा आर्मी के साथ हमारे ऊपर अटैक कर दे और तुम अपने डिफेंस सिस्टम से क्या करोगी? अपने 10,000 सोल्जर्स को आगे कर दोगी? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ड्रैगन कैवलरी आर्मी उनकी मेचा आर्मी को बीट कर सकती है? पर जियांग तोंग के एक्सप्रेशन को देखकर लग रहा है जैसे कि उसके पास कुछ बैकअप में प्लान है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें आयरन बोन सिटी के लूसीफर टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट को दिखाते हैं, जो कि एक सस्पिशियस पर्सन के साथ मीटिंग कर रहा था। वो इसी बारे में बात कर रहे थे कि क्या सच में इस बार एम्बर सिटी उनके टर्म्स एंड कंडीशन पर साइन करेंगे या नहीं, या फिर कहीं उनके पास बैकअप में कोई ट्रम्प कार्ड तो मौजूद नहीं है जिसके बेस पर उन्हें ये कॉन्फिडेंस मिले कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को डिले करे या फिर कैंसिल कर दे। लूसीफर के कॉन्फिडेंस को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो इन सारे मामलों से काफी ऊपर उठ चुका है। चाहे एम्बर सिटी हाँ कहे या ना कहे, उसके पास प्लान पड़ा है। वो कहता है कि अगर एम्बर सिटी इस बार अपने ट्रम्प कार्ड को भी यूज करेंगे तो उन्हीं के लिए बेहतर है। उन्हें पता तो चले कि आखिर उनके पास क्या है। इसी के साथ हमारे हीरो की बस एम्बर सिटी के चेक पॉइंट तक
पहुंच जाती है, जहां पर मौजूद हान श्याओ सोल्जर्स बस में मौजूद पैसेंजर की रेगुलर इंस्पेक्शन के लिए आए होते हैं। हान श्याओ हंटर्स के बारे में जानकर ये यू डिसाइड करता है कि वो इन्हें अपने मास्टर का बैच शो करेगा। क्या पता ये उसके मास्टर को जानते हो। पर तभी सभी की आईडी चेक करते हुए हान श्याओ हंटर्स को एक बंदा नजर आता है, और ये कोई बंदा नहीं था बल्कि एक रोबोट था जो आयरन बोन सिटी के मेचा आर्मी का एक जासूस है। मेचा आर्मी पूरी तरह से रोबोटिकल आर्मी है, जिनके पास काफी एडवांस्ड वेपन्स मौजूद हैं। उन्हीं वेपन का यूज करके ये रोबोटिकल सोल्जर बस में मौजूद एक पैसेंजर को घायल कर देता है, जिससे बस के अंदर हड़कंप मच गया था। लोग अपनी जान बचाकर भागना शुरू कर चुके थे। एक ओल्ड मैन हमारे येयू का हाथ पकड़कर उसे बस से बाहर ले चलता है, जिस चक्कर में येयू का बैग उस बस के अंदर ही रह गया था, जिसमें उसके मास्टर का बैच मौजूद था। यही वो आखिरी चीज थी जो उसके मास्टर की उसके पास मौजूद थी। तो वो उस बैच को वापस हासिल करने के लिए बस के अंदर दौड़ लगा देता है। वहीं दूसरी तरफ बस के अंदर हम उस हान श्याओ सोल्जर को देखते हैं, जो कि उस मेचा आर्मी के साथ बहुत अच्छे से फाइट कर रही थी, पर इन्हीं सारे चक्करों में वो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है। लेकिन फिर अपने थंडर स्वॉर्ड का यूज करके वो उस पर लगातार हिट दिए जा रही थी। इसी बीच वो उसे गर्दन से दबोचने में पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाती है। लेकिन ये रोबोटिकल सोल्जर अपने वेपन को 365 डिग्री टर्न करके गोली से शूट करना शुरू कर देता है। ये यू जो कि बस के अंदर अब तक पहुंच चुका था, वो एक स्पॉट पर हाइड होते हुए सोच रहा था कि वो अपने मास्टर की निशानी को इस तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं होने दे सकता। तो अब वो फाइनली अपने हिडन पावर फ्यूनिक्स पावर का यूज करके जल्दी से टेलीपोर्ट होकर अपने मास्टर के बैच को पकड़ लेता है। पर अब तक इस रोबोटिकल सोल्जर ने उसे अपनी फ्यूनिक्स पावर का यूज करते हुए देख लिया था। पर इससे पहले कि वो ये यू पर निशाना लगा पाता, तभी बाहर मौजूद सोल्जर्स अपने एडवांस वेपन का यूज करके उसे बुरी तरीके से ट्रैप कर लेते हैं। दूसरी तरफ हमें सिटी काउंसिल बिल्डिंग का दिखाते हैं सीन, जहाँ पर जियांग टोंग भी इसी फ्यूनिक्स बॉडी एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रही थी कि आज से ठीक 30 साल पहले बायोलॉजिस्ट डॉक्टर सॉल्स्टिक, जो कि जाने माने प्रोफेसर हैं, उन्होंने इस तरीके की थ्योरी हमें सजेस्ट की थी, जिसके अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है। वो उसे ऑर्डर देता है, जिसके बाद हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। पर हमारा ब्रेन भी अपनी पूरी पोटेंशियल को यूज नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने एक छोटे से फ्यूनिक्स वर्म का यूज किया, जो कि हमारे ब्रेन में एक चिप की तरह इंसर्ट किया जाता है, जो कि हमारे ब्रेन को अलाउ करता है कि वो अपनी 100% पावर का यूज करे, जिसके ऐसा करने की वजह से हमारी बॉडी सुपर ह्यूमन बॉडी की तरह बिहेव करती है। सालों पहले उन्होंने इस प्रोजेक्ट को नाम दिया था फ्यूनिक्स बॉडी प्रोजेक्ट। अगर हम उनके इस काम को आगे बढ़ाएं, तो फिर हम एक ऐसी आर्मी तैयार कर सकते हैं जो कि सुपर ह्यूमन से भरी होंगी, जिनकी बॉडी किसी बुलेट से भी ज्यादा तेज रिएक्ट करेगी, और उनकी बॉडी इतनी ज्यादा हार्ड होगी कि वो एक कार को भी चुटकी में डिस्ट्रॉय कर सकती होगी। अगर वो एक ऐसी आर्मी क्रिएट करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो फिर वो जल्दी ही आयरन बोन सिटी के कब्जे से बाहर निकल जाएंगे। जियांग टोंग के अपनी बात खत्म करते ही हमारे चेयरमैन सु वहाँ पर मौजूद डॉक्टर हॉल से इस बारे में बात करते हैं, जो कि बायोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे। उनसे पूछने पर कि क्या इस प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने के चांसेस कितने हैं, वो बताते हैं कि वैसे तो ये रिसर्च काफी हद तक सक्सेसफुल रहा है, लेकिन उन पर्सन पर जिन पर ये रिसर्च की जाती है, उनकी मोर्टेलिटी भी बढ़ जाती है। ऐसे में जिस भी बंदे पर ये एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, अगर वो उनके खिलाफ बगावत शुरू करेगा तो उनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसीलिए इन्हें और भी ज्यादा मॉडिफाई करने की जरूरत है, जिसके लिए उन्हें थोड़ा टाइम और लगेगा, क्योंकि हमारे डॉक्टर हॉल के हिसाब से इस तरीके की बॉडी अभी प्रेजेंट में एग्जिस्ट होना नामुमकिन है। दूसरी तरफ हमारे हीरो को दिखाते हैं अपनी फ्यूनिक्स बॉडी की पावर का यूज करने के बाद उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वहीं इस रोबोट के साथ फाइट करने के दौरान उसकी एक चिप उसके बैग में अटक जाती है। यहाँ हान श्याओ हंटर्स ने काफी सक्सेसफुली उस रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। हमें हान श्याओ हंटर्स के बारे में खास बात बताई जाती है कि जो कोई भी पर्सन एम्बर सिटी का सिटीजनशिप हासिल करना चाहता है, उसे 5 साल के लिए हान श्याओ हंटर्स बनकर सरवाइव करना होगा। इधर बस के अंदर ये यू को दिखाते हैं, जो कि अपने पास मौजूद कुछ फ्रूट को खाकर अपनी बॉडी को एनर्जी देता है। तभी अचानक से उसे बस के अंदर वही ओल्ड मैन नजर आते हैं, जिसकी उसने जान बचाई थी। उस ओल्ड मैन को वापस से बस के ऊपर देखकर वो हैरान होता है। वो उनसे सवाल कर रहा था, पर वो उसके सारे सवालों को इग्नोर करते हुए बस को चालू कर देते हैं। उनके सारे के सारे रोबोटिक आर्म्स बाहर निकल चुके थे, जिससे हमें समझते देर नहीं लगती कि ये भी आयरन बोन सिटी का एक जासूस है, जो कि एम्बर सिटी के सारे लोगों को जान से मारने के इरादे से बस को चालू कर देते हैं। इस हरकत के बारे में पता चलते ही वहाँ मौजूद सारे के सारे हान श्याओ हंटर्स अपने अपने वेपन के साथ बस को रोकने के लिए उस पर अंधाधुंध फायरिंग किए जा रहे थे, पर वो ओल्ड मैन बस को आगे बढ़ाते हुए रास्ते में आ रहे लोगों को कुचलते हुए आगे बढ़ते जा रहा था। उसी बीच एक सोल्जर
डिटेक्ट कर लेता है कि बस के अंदर एक पर्सन मौजूद है। पर तभी वो फीमेल सोल्जर जो कि उन सभी को लीड कर रही थी, वो कहती है कि किसी भी तरह से बस को रोको। यहाँ ये यू भी उस ओल्ड मैन को रोकने की कोशिश करा था, पर वो तो उसे ही इंजर्ड कर देते हैं। उसे मजबूरी में अपने फियोनिक्स बॉडी की पावर का यूज करना ही पड़ता है, जिससे उसके सारे के सारे जो भी घाव थे वो हील हो जाते हैं। अब तक कैप्टन ने भी उस बस को रोकने के लिए रॉकेट लॉन्चर यूज करना शुरू कर दिया था, जहाँ पहला अटैक करते ही वो जबरदस्त तरीके से ब्लास्ट कर जाता है। इस ब्लास्ट में ये यू की भी हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन वो अपनी पावर की वजह से बच जाता है। सभी को लग रहा था कि अब वो बुढ़ा मारा जा चुका होगा, पर ऐसा नहीं होता, बल्कि वो तो दोबारा से बाहर आकर उसी टूटी हुई गाड़ी को आगे बढ़ाने लग जाता है, जिससे ना चाहते हुए भी कैप्टन को दोबारा से वो अटैक थ्रो करना पड़ा था। मिसाइल लॉन्च होते ही इधर दूसरी तरफ हम ये यू को देखते हैं, जो कि कहता है हान शाओ हंटर बनने का दूसरा रूल ये है कि आपको इविल पर्सन को एलिमिनेट करना होगा, चाहे वो आपके कितना ही क्लोज क्यों ना हो। ये बोलने के बाद वो उस बूढ़े की सारी हड्डियों को तोड़ना शुरू कर चुका था, और फिर उसे नीचे फेंकने के बाद वो बस पर ब्रेक लगाने के लिए बस के इंजन को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। ऐसा करने में उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, पर वो सक्सेसफुली काफी देर के बाद ब्रेक लगाने में सक्सेसफुल हो जाता है। अब तक मिसाइल भी उस बस को डॉच कर चुकी थी। वहीं हमें दिखाते हैं कि जिस रोबोट को उन्होंने पकड़कर डिस्ट्रॉय कर दिया था, उस रोबोटिक सोल्जर को तो असल में अंदर से एक बच्चा कंट्रोल कर रहा था, जो कि बाहर निकलकर कैप्टन को काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है। वो अपने कैप्टन को बचाने के लिए उन्हें बायोलॉजी सेंटर भेज देते हैं, साथ ही उस ओल्ड मैन को भी, जिसकी बॉडी के अंदर रोबोटिक आर्म्स लगे हुए थे। ये चीज उनके लिए काफी ज्यादा नई थी, जिसके बारे में और डीप रिसर्च के लिए वो उसे एम्बर सिटी के बायोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंड कर देते हैं, और ये यू को भी वहाँ से रेस्क्यू कर लेते हैं, जो कि इस फाइट के बाद अनकॉन्शियस हो चुका था। यही वो तोहफा था जो आयरन बोन सिटी एम्बर सिटी को देना चाहती थी, इसलिए वो लॉर्ड लूसीफर इस बारे में अंदाजा लगाने लगता है कि हमारा तोहफा अब तक उन्हें मिल चुका होगा। आई एम श्योर वो हमारी टेक्नोलॉजी देखकर हैरान रह गए होंगे। ये सब कुछ उन्होंने जानबूझ के किया ताकि वो एम्बर सिटी के अंदर अपने खिलाफ और ज्यादा डर भरे। इसके अलावा अब हमें बायोलॉजी रिसर्च सेंटर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे उस ओल्ड मैन पर रिसर्च चल रही थी कि तभी उसकी बॉडी से काफी सारे इनविजिबल इंसेक्ट्स, रोबोटिकल इंसेक्ट्स बाहर निकलते हैं। वहाँ की सिक्योरिटी को वैनिश करते हैं और पहुँच जाते हैं डेटा सेंटर में, जहाँ से काफी सारे डेटा को कॉपी करते हुए वो आयरन बोन सिटी में ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं। अब तक लूसीफर को इन डेटा को देखकर ये पता लग जाता है कि एम्बर सिटी फियोनिक्स बॉडी वाले सोल्जर्स क्रिएट करना चाहती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें आयरन बोन सिटी के एक और सोल्जर को दिखाते हैं, जिसका नाम युंगसाओ है। सारा डेटा उसके पास आने के बाद वो ताई नाम के बंदे से रिपोर्ट मांगने लगता है। हमें ताई को दिखाते हैं, जो कि एक छोटा बच्चा है। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पूरी तरीके से पोजेस्ड हो। उसकी बॉडी डिहाइड्रेशन से पूरी तरह से कमजोर पड़ी थी। उसके आसपास काफी सारे शैडो पपेट्स घूम रहे थे, जो जिंदा लोगों को मार कर खाना शुरू कर देते हैं। वो उन्हीं के बीच में रहकर युंगसाओ को अपडेट देने लगता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड घटना घटी है। ताई जैसे और भी लोगों को नाइटमेयर बीइंग नाम से जानते हैं, और युंगसाओ उनका कमांडर है। ताई बताता है कि उनके हान शाओ हंटर्स ने हमारे मेचा को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके बाद उसने हान शाओ सोल्जर्स की कैप्टन को बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया, जिससे उन्होंने भी हवाई हमला किया और ताई काफी ज्यादा कमजोर पड़ गया। पर युंगसाओ को ये सारी खबर सुनकर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि बॉस को सिर्फ मिशन से मतलब है, इसलिए मुझे मिशन का डाटा चाहिए। पर ताई बताता है कि वो चिप मिसिंग है, और हमें पता लगता है कि वो चिप और किसी के पास नहीं, बल्कि हमारे हीरो येयू के पास है, जो कि फाइट के दौरान गलती से उसके बैग के अंदर चली जाती है। युंगसाओ कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे किसी भी तरीके से वो चिप ला कर दो, इससे पहले कि बॉस हम पर बरसे। ताई उन्हें बताता है कि उन्होंने एक सक्सेसफुल फियोनिक्स बॉडी को भी देखा है, जो 88.5% मैच करता है। 88.5% इसलिए क्योंकि अभी तक हमारे येयू को अपनी पावर्स कंट्रोल करना नहीं आया। ये बात बताते ही ताई तो बेहोश हो गया था। वहीं युंगसाओ का कहना था कि इसका तो मर जाना ही बेहतर है, अपने मिशन में अनसक्सेसफुल रहा ये बंदा। वहीं अब दूसरी तरफ हमें बायोलॉजी रिसर्च सेंटर का सीन दिखाते हैं, एम्बर सिटी के। वहाँ पर हड़कंप मच चुका था, चारों तरफ इमरजेंसी अलार्म बजना शुरू हो जाता है। अब तक उन्हें पता लग चुका था कि डेटा रूम में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। सोल्जर्स जैसे ही डाटा रूम का दरवाजा ओपन करके अंदर एंटर होते हैं, वो सारे के सारे छोटे इंसेक्ट धीरे धीरे वहाँ पर एंटर होने वाले सोल्जर्स को मारते जा रहे थे। उन पर तो गोलियों का भी असर नहीं हो रहा था, क्योंकि वो खुद को इनविजिबल कर ले रहे थे, जिससे कि सोल्जर्स को उन्हें डिटेक्ट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, और इतनी आसानी से वो लोग डेटा रूम से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन वहाँ से निकलकर उन्हें अपने सामने एक फीमेल रोबोट नजर आती है। उन छोटे इंसेक्ट्स को तो लग रहा था कि वो इसे आराम से पोजेस करके यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। इस फीमेल रोबोट का नाम नाना था, जो कि डॉक्टर हॉल की असिस्टेंट थी। वो अपने लेजर आई का यूज करते हुए उन छोटे छोटे इंसेक्ट को काफी आराम से डिस्ट्रॉय कर देती है। एक को तो उसने पूरा डैमेज कर दिया था,
और दूसरे को थोड़ा सा, ताकि डॉक्टर हॉल उस पर रिसर्च कर सके। वो इन छोटे इंसेक्ट रोबोट्स को ले जाकर डॉक्टर हॉल को दिखाती है, जो कि उन्हें देखते ही पता लगा लेते हैं कि ये आयरन बोन सिटी के नहीं है। साथ ही इनकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत सालों पहले की है। वो तो नाना को छेड़ते हुए कहते हैं कि ये तो तुमसे भी ज्यादा हिस्टोरिकल है। इस बात पर वो चिढ़ जाती है। तभी थोड़ी सी स्कैनिंग करने के बाद उन्हें पता लगता है कि इन छोटे इंसेक्ट को बनाया गया है केओस सिटी में। इसका मतलब केओस सिटी और आयरन बोन सिटी मिलकर उनके खिलाफ साजिश कर रही है। इन छोटे इंसेक्ट रोबोट्स का बेसिक काम यही है कि ये इंफॉर्मेशन यहाँ से कॉपी करके कहीं और ट्रांसफर करते हैं। ऑब्वियसली आयरन बोन सिटी के पास ट्रांसफर किया होगा। डॉक्टर हॉल को ये भी पता लग जाता है कि उन्हें अब तक पता लग गया होगा फ्यूनिक्स बॉडी के बारे में। वैसे इन छोटे इंसेक्ट रोबोट्स को हैंड डीमन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर डॉक्टर हॉल को ये भी पता लगता है कि वो ओल्ड मैन जिसकी बॉडी पर मैकेनिकल हैंड्स लगे हुए थे, वो आयरन बोन सिटी का ही एक सिटीजन था, वो भी एक फेमस डॉक्टर, जिसे आयरन बोन सिटी ने अपने इस मिशन के चलते कुर्बान कर दिया। अब इस डॉक्टर हॉल को इसी बारे में चिंता ज्यादा हो रही थी कि पता नहीं उन्होंने फ्यूनिक्स प्रोजेक्ट के बारे में कितनी जानकारी हासिल कर ली होगी। इसी के साथ शिफ्ट होता है और हमें एम्बर सिटी के चेक पॉइंट एरिया का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर येयू को बांध के रखा गया था। वहाँ के एक हान शाओ सोल्जर को हमारे येयू पर शक हो जाता है, क्योंकि उसके पास से उन्हें उस पर्सन का बैच मिला था जो कि उनके दोस्त का था। वो उसे पीटते हुए कहते हैं कि आखिर फेमिंग की तुम्हारे पास ये नेम प्लेट क्या कर रही है। ये अपने मास्टर की नेम प्लेट को देखते हुए कहता है कि इसे वापस कीजिए, ये मेरे मास्टर की है। इस सोल्जर को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। वो तो उसे मारते हुए कहते हैं कि सच बताओ, पर ये अपनी बात पर टिका था। वो कहते हैं कि ये मेरे मास्टर की आखिरी निशानी है। ये सुनकर तो वो उसे पीटते हुए कहता है कि आखिर फेमिंग कहाँ है, पर ये के बताने पर कि उसके मास्टर मारे जा चुके हैं, इस सोल्जर को यकीन नहीं होता, जिसका नाम अर्ल था। वो ये को काफी बुरी तरीके से पीट कर उस पर गन पॉइंट करते हुए कहते हैं कि मैं आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूँ, सच बताओ आखिर तुम कौन हो और ये नेम प्लेट तुम्हारे पास कहाँ से आया? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो जो झूठी कहानी बना रहे हो? पर ये कहता है कि आपका नाम अर्ल है ना, मेरे मास्टर ने आपके बारे में मुझे बताया था। वो 1 महीने पहले ही गुजर चुके हैं और उनके मरने के बाद ही मैं इस एम्बर सिटी के लिए आया था। अपना नाम येयू के मुंह से सुनकर फाइनली अर्ल को यकीन हो जाता है और वो उसकी बातें सुनकर उसे फाइनली रिलीव कर देता है, क्योंकि येयू के मास्टर का कहना था कि सिर्फ 2 ही लोग हैं जो उनके मरने और जीने की परवाह करते हैं। एक तो येयू है और दूसरा उनका दोस्त अर्ल है, जो हान शाओ हंटर बनने में उनके साथ ही मौजूद था। अपने दोस्त की मरने की खबर सुनकर अर्ल को धक्का तो लगता है, लेकिन फिर वो येयू से कहते हैं कि मुझे पूरी बात जाननी है कि तुम्हें तुम्हारे मास्टर ने आखिर यहाँ के बारे में क्या बताया है। वो तो खाना खाते खाते सारी स्टोरी सुना देता है। अपने दोस्त की आगे की कहानी सुनकर अर्ल को अब येयू पर पूरा भरोसा हो चुका था। वो कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं होता, मेरे दोस्त ने हान शाओ हंटर की पोजीशन छोड़कर एक डिसाइपल हायर कर लिया। अब वो येयू से पूछते हैं कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। वो उनके आगे उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है कि मुझे एक हान शाओ हंटर बनना है। जैसे ही अर्ल का सवाल निकलता है कि आखिर क्यों, वो हान शाओ हंटर क्यों बनना चाहता है, तब हमें येयू की मेमोरी से पता लगता है कि उसके मास्टर ने उसे इस इंटरव्यू के लिए पहले से ही तैयार कर लिया था, जहां उसके मास्टर ने कहा था कि तुम्हें ये नहीं बताना कि तुम सोल्जर बनना चाहते हो, बल्कि तुम्हें ये कहना है कि तुम एम्बर सिटी के सिटीजनशिप हासिल करना चाहते हो। और येयू से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है एम्बर सिटी की सिटीजनशिप हासिल करना इतना आसान है, और हान शाओ हंटर बनकर तुम्हें 5 साल तक सरवाइव करना होगा, जिसमें 95% लोग फेल हो जाते हैं। अब इस सवाल के लिए भी हमारे येयू के मास्टर ने उसे पहले से ही प्रिपेयर कर दिया था, जहाँ वो कहते हैं कि वो अगर तुम्हें डराने की कोशिश करे तो डर जाना, क्योंकि कोई भी इंसान किसी सिटी की सिटीजनशिप हासिल करने के लिए जान पर खेलने की बात नहीं करता, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन डर होता है। तो तुम्हें उन्हें शो करना होगा कि तुम पहले से प्रिपेयर नहीं हो, बल्कि एक आम आदमी हो जिसे डर लगता है, लेकिन वो सिटीजनशिप हासिल करने के लिए इस मुश्किल चढ़ाई को चढ़ेगा। यही अपने मास्टर के सिखाए हुए तरीके को ही फॉलो अप करते हुए कहता है कि क्या सच में इतना खतरा है, लेकिन इसके अलावा एम्बर सिटी की सिटीजनशिप हासिल करने का और कोई आसान तरीका है भी तो नहीं, तो मुझे कुछ भी करके सोल्जर बन के सर्वाइव करना ही होगा। अब उसकी इस तरीके की एक्टिंग और बातों से अर्ल को पहले ही पता लग गया था कि उसके मास्टर ने उसे सिखा पढ़ा रखा है। वो तो कहते हैं कि तुम्हारे मास्टर सच में जीनियस थे। अर्ल एक लेफ्टिनेंट था, इसलिए एक दूसरा सोल्जर आकर उसे कहता है कि अब आपको पेट्रोलिंग के लिए चलना चाहिए। यहाँ अर्ल येयू को एक डिवाइस पकड़ाते हुए कहता है कि यहाँ से स्कैन करके तुम पूरे एम्बर सिटी के साइड एरिया को चेक कर सकते हो, जो भी बॉर्डर एरिया है जिन्हें सर्व करने की जरूरत है। वो कहते हैं कि अब हान शाओ हंटर बनना है या नहीं, ये तुम्हें डिसाइड करना है। शुरुआत तुम्हें बेसिक से करना होगा। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। ये तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब हमें उन शैडो पपेट्स की थोड़ी सी नॉलेज दी जाती है कि आखिर ये कौन से ह्यूमंस हैं। वो ह्यूमंस हैं जिन पर बायोटेक माइक्रो एडजस्टर सीरम को पॉइंट किया गया है। इस सीरम की वजह से ये इंसान अब ज़ॉम्बी जैसे बन चुके हैं, जिनके काटने पर इनका वायरस फैलता भी है। वो छोटा सा बच्चा ताई याद है, उसके सामने ही इन ज़ॉम्बीज ने एक इंसान को काटा
था ना। ये यू के वहाँ पर पेट्रोलिंग के दौरान ही देखते उस इंसान को जिसने उसे बचाया था वो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है। हमें दिखाते हैं कि वो शैडो पपेट्स ताई को उठाकर वहाँ से ले जा रहे थे। ये यू को ताई के बारे में नहीं पता, उसे लग रहा था कि वो एक नॉर्मल सा बच्चा है जिसे ये ज़ॉम्बी पकड़ कर ले जा रहे हैं, तो वो अपने एरोस से उन पर शूट करना शुरू कर देता है, ये कहते हुए कि चुपचाप उस बच्चे को यहाँ रख दो। पर वो ज़ॉम्बीज धीरे धीरे उसी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं उसे इंजर्ड करने के लिए। हमें दूर कहीं दो लड़कियों को दिखाते हैं जिसमें से एक का नाम एले था और दूसरे का नाम तांग जियाओ था। तांग वहाँ पर मरे हुए शैडो पपेट्स की बॉडी में से एक लिक्विड बाहर निकाल रही थी। हमें पता लगता है कि इन लिक्विड का यूज करके वो लोग अपने गांव वालों को हील करने के लिए करते हैं। एली फ्लावर विलेज से बिलोंग करती है और तेंग जियाओ भी उसके साथ ही रहती है। तेंग उससे छोटी होने के बावजूद भी एली को हमेशा एडवाइस देती है कि वो उसके आंट की तरह बिहेव करे और लोगों के साथ एम्पैथाइज फील करना बंद करे। पर एली बहुत ज्यादा डिफरेंट थी अपने गांव के लोगों से। तभी उन दोनों को वहाँ पर हमारा हीरो ये यू नजर आता है जो कि अपने एरोस को शूट करते हुए उन शैडो पपेट्स को मारने की कोशिश कर रहा था। अब तक उसने उस छोटे बच्चे को भी बचा लिया था। यहाँ ये यू काफी ज्यादा धांसू फाइट करता है, पर एली जब उसकी हेल्प करना चाहती थी तेंग जियाओ उसे रोकते हुए कहती है कि हमें ये यू के मरने का इंतजार करना है क्योंकि वो एक हान शाओ हंटर है और उसके पास से उन्हें काफी सारे वेपन्स मिल सकते हैं। एले का तो मन नहीं था, लेकिन तेंग के बार बार जबरदस्ती करने पर वो चुपचाप दूरबीन से उन लोगों पर नजर रखना शुरू कर देती है। एक टाइम के बाद तो ये यू को अपने फ्यूनिक्स बॉडी की पावर का यूज करना ही था क्योंकि वो उस छोटे बच्चे यानी कि ताई को बचा नहीं पा रहा था। इस वजह से यहाँ ताई आधे होश में होने के बावजूद भी ये यू को अपना मास्टर मानना चाहता था क्योंकि उसके पास फ्यूनिक्स बॉडी जो है। यहाँ हमें ये यू के फ्लैशबैक से पता लगता है कि उसके मास्टर नहीं चाहते थे कि वो अपनी पावर का इतनी तेजी से यूज करे क्योंकि अगर वो किसी की नजर में आ गया तो फिर लोग उसे मार डालेंगे। पर यहाँ ताई को बचाने के लिए ये यू ना चाहते हुए भी अपनी फ्यूनिक्स बॉडी की पावर का यूज करना चाहता था, लेकिन उसके यूज करने से पहले ही वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। इससे पहले कि वो शैडो पपेट्स उस पर अटैक कर पाते तेंग जियाओ नोटिस करती है कि एले उसके पास नहीं है और हमें देखने को मिलता है कि एले काफी ज्यादा स्वैग में उन पपेट्स के पास पहुंचकर उन्हें निपटाना शुरू कर देती है, वो भी अपनी स्वॉर्ड से। एले को देखने के बाद वो सारे के सारे शैडो पपेट्स उसकी तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं पर वो बिना डरे अपनी स्वॉर्ड में अपनी एनर्जी रिलीज करती है और एक एक को अच्छा मजा चखाती है। उसके फाइटिंग मूव सच में कमाल के थे। वो अपने एक ही स्लैश से काफी सारे शैडो पपेट्स को चीर फाड़ कर रख देती है। उन सभी को एलिमिनेट करने के बाद वो बड़े स्टाइल से अपनी स्वॉर्ड को अपने म्यान में रखकर तेंग जियाओ की तरफ देख रही थी जो कि गुस्से में कहती है कि ये लड़की कभी किसी की नहीं सुनती, हमेशा अपनी मनमर्जी करती रहती है। यहाँ पर तेंग जियाओ ये यू के पास पहुँच गई थी। ये सोचकर कि वो मारा जा चुका है वो उसके बैग से काफी अच्छे अच्छे खजाने चुनना शुरू कर देती है। पर तभी अचानक से ये यू को होश में आ जाता है और वो अपने सामने एले को देखकर हैरान था क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक लड़की जिसके पास सिर्फ स्वॉर्ड है उसने इतने सारे ज़ॉम्बीज को मार डाला। पर वो रिएक्ट करने से पहले ही बेहोश हो जाता है और ये दोनों लड़कियां उसे उठाकर अपने गांव के क्लिनिक में ले आती हैं। काफी देर हो चुकी थी। तेंग जियाओ जो कि एक रिसर्चर है उसने हमारे ये यू के बैग में से उस चिप को बाहर निकाल लिया था जो कि आयरन बोन सिटी को ट्रांसफर होने वाला था एम्बर सिटी के सारे सीक्रेट्स के साथ। जैसे ही ये यू को होश आता है वो अपने सामने ये सारा नजारा देखकर हैरान था। वो उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों मुझे यहाँ बचाकर क्यों ले आई, जिस पर एले का कहना था कि हम तुम्हें अंदर तो छोड़ नहीं सकते थे और तुम ऑलरेडी वीक थे, अगर हम तुम्हें वहाँ छोड़ते तो ज़ॉम्बी खा लेते, इसलिए अपने साथ लाना पड़ा। हमें दिखाते हैं कि तेंग जियाओ ने अब तक ताई के बारे में काफी सारी चीजें पता लगा ली थी। वो तो कहती है कि ये रेड फेसेस बच्चा तुम्हें कहाँ से मिला। ये यू को रेड फेस के बारे में कुछ नहीं पता था। तेंग जियाओ को हैरानी तो होती है लेकिन फिर वो उसे डिस्क्राइब करना शुरू कर देती है। वो कहती है कि ये एक तरीके की बीमारी है जो कि लोगों में इंजेक्ट की जाती है उन्हें कंट्रोल करने के लिए। ये डिजीज जिसे भी होती है वो शैडो पपेट से भी ज्यादा खतरनाक बन जाता है और इसके अलावा वो मर भी सकता है क्योंकि उन्हें व्हाइट ब्लड फीवर हो जाता है। अब वो व्हाइट ब्लड फीवर के बारे में बताती है कि अब ये मत पूछना कि ये क्या है क्योंकि इसे एक्सप्लेन करना मुश्किल होगा। इसके अलावा मैं तुम्हें ये बता दूं कि इस बच्चे के पास बहुत ज्यादा कम समय है, ये मारा जा सकता है। अब ताई के मरने की खबर सुनने के बाद ये यू कहता है कि तुम कुछ भी करके प्लीज इसे बचा सकती हो। एले ने ये चीज नोटिस कर ली थी कि ये यू ताई को बचाने के लिए कितना डेस्परेट है। टैंग कहती है कि मेरे पास एक तरीका है, ये एंशिएंट टाइम में फॉलो होता था। मैं इसके दिमाग को बंद कर दूंगी जिससे इसकी नसें खुद ब खुद हील होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी है कि इसकी मेमोरी लॉस हो सकती है पूरी तरह से। इसीलिए बस एक यही रास्ता है उस व्हाइट डिजीज डेथ को रोकने का। ये यू तो ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि क्या तुम सच में इसे बचा सकती हो। पर टैंग भी लाइक
ये मत सोचो बच्चों कि ये इलाज फ्री में होने वाला है। इसके लिए मुझे तुम्हारे साथ ट्रेडिंग करनी है, मुझे ये चिप चाहिए। वैसे तो उस चिप को देखने के बाद येयू खुद हैरान था, जिस पे तेंग जियाओ कहती है कि क्या ये तुम्हारा नहीं है, पर वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, इस मौके को हाथ से नहीं गंवाना चाहता था, इसलिए वो कहता है कि हाँ हाँ ये मेरी है, इसके बदले तुम इस बच्चे को बचा लो प्लीज। वो येयू को बाहर इंतजार करने को कहती है, लेकिन उसके जाते ही एली कहती है कि तुमने उसे झूठ क्यों कहा, तुम जानती हो कि ये डिजीज क्योर नहीं की जा सकती। पर तेंग जियाओ का कहना था कि क्या फर्क पड़ता है, मैंने उसे होप तो दे दी ना, और इसके अलावा मेरी जान हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, देखो हमें कितनी वैल्यूएबल चीज मिल गई। यहाँ येयू अपने सामने फ्लावर विलेज को देखकर हैरान था, क्योंकि वो विलेज बहुत खूबसूरत था। दूसरी तरफ हमें आयरन बोन सिटी का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर लूसीफर को यिंग ज़ाओ रिपोर्ट देते हुए ताई के बारे में बताता है कि उसने वो चिप खो दी, लेकिन उसने ये पता लगा लिया कि एक सक्सेसफुल फ्यूनिक्स बॉडी एम्बर सिटी में मौजूद है। लूसीफर ये सुनने के बाद कहता है कि ताई अभी कहाँ है, जिस पर यिंग ज़ाओ का कहना था कि शैडो पपेट्स ने उस पर हमला किया, उसके बाद से उसका कनेक्शन टूट चुका है। पर लूसीफर को वो किसी भी कीमत में चाहिए था, इसलिए वो कहता है कि मुझे जल्द से जल्द ताई की लोकेशन चाहिए। और ये बोलने के बाद वो अपने सामने मौजूद कुछ इंसानों को एक जहरीले प्लांट को खिला देता है, क्योंकि वो खुद को जीता हुआ देखने के लिए कुछ भी कर सकता है और किसी भी हद तक जा सकता है। तेंग जियाओ ताई की बॉडी को स्कैन करते हुए अच्छे से पता लगा रही थी कि आखिर उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं। तभी येयू उसके पास पहुंचकर हमारे ताई के बारे में पूछता है कि उसकी कंडीशन कैसी है, पर तेंग बताती है कि कुछ खास नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर ये लड़का बच गया तो ये बहुत बड़ा मिरेकल होगा। वैसे मैंने इंजेक्शन तो लगा दिया है, अब देखना है कि उस पर इसकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। येयू तो तेंग जियाओ को डॉक्टर समझा था, पर वो उसे डांटते हुए कहती है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो मुझे बस तेंग बुलाओ। येयू खुद को इंट्रोड्यूस करता है और फिर एली भी अपना नाम बताती है, वो भी काफी ज्यादा रूडली। यहाँ तेंग और येयू अपनी बातों में लगे हुए थे कि तभी उधर एली नोटिस करती है कि हमारे ताई का वो जो इंजेक्शन था वो खत्म होने वाला है। ऑलरेडी 7 दिन गुजर चुके थे, वो लोग उसे एक एक करके इंजेक्शन दे रहे थे और अब उनका अमाउंट खत्म होने वाला है। ये पता लगते ही तेंग तो सर पकड़ लेती है कि अब क्या करे, पर एली बहुत ज्यादा बहादुर थी, वो कहती है कि मैं जाकर लेकर आती हूँ, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। अब ये उसे अपनी मदद करता देखकर अकेला कैसे छोड़ सकता था, वो उसके पीछे पीछे निकल जाता है, जहाँ गाँव में जाने पर उसे काफी चहल पहल नजर आती है, जिसे देखकर वो समझ गया था कि यहाँ पर कोई फेस्टिवल हो रहा है, लेकिन एली इसके लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं थी। इनफैक्ट येयू तो यहाँ पर नोटिस करता है कि गांव वाले उसे देखकर डर रहे हैं और बच्चे उसे मॉन्स्टर कहते हुए उस पर पत्थर बरसा रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि एली इन सारे बिहेवियर से यूज्ड टू है, लेकिन येयू को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो उन बच्चों को डांट कर वहाँ से भगा देता है। वो तो यही सोच रहा था कि क्या इस गाँव में कभी बाहर के स्ट्रेंजर लोग नहीं आए जो ये लोग इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, पर फिर तभी उन्हें एक औरत की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जो कि किसी रेड फेस डीमन के बारे में बात कर रही थी। एली के पूछने पर कि वो मॉन्स्टर कहाँ है, वो बता देती है कि नॉर्थ साइड में। अब एली तो निकल जाती है खतरों से लड़ने के लिए। येयू उसे अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि उसके पीछे पीछे जंगल के अंदर पहुंच जाता है, जहां अंदर जाने पर उन्हें उस रेड फेस डीमन का काफी बड़ा पंजा नजर आता है। एली येयू से कहती है कि आखिर तुम मेरे पीछे करते हुए यहाँ तक क्या करने आए हो, पर येयू का कहना था कि तुमने मेरी जान बचाई है, तो मैं तुम्हें मुसीबत में अकेला क्यों छोड़ूं। येयू को देखकर एली को ऐसा लगता है जैसे कि बहुत ज्यादा वीक है। वो कहती है कि अगर तुम मेरे साथ रहे तो वो डीमन तुम्हें इफेक्ट कर देगा और तुम मेरे लिए परेशानी खड़ी कर दोगे, क्योंकि अब तक तुम्हें ये चीज तो अच्छे से पता लग गई होगी कि वो रेड फेस डीमन अगर काटता है तो हर कोई ताई जैसे बच्चे की तरह बन जाता है। अपने लिए एली के मन में ये ख्याल देखने के बाद येयू भी लाइक मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ, और इसके अलावा इस पंजों को देखकर लग रहा है कि वो डीमन यहाँ 2 घंटे पहले आया था। उसकी पंजों की गहराई देखकर मैं ये बता सकता हूँ कि वो कम से कम 2 टन का तो होगा। फुटप्रिंट्स में कोई भी डार्क लाइनिंग नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो बीस्ट बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुका है, उसके पंजे घिस चुके हैं। अब सिर्फ फुटप्रिंट को देखकर इतनी सारी नॉलेज शेयर करता देखकर तो एली उससे इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि येयू को कुछ भी पता होगा। अब वो येयू से कहती है कि बाकी का मुझ पर छोड़ दो और तुम यहाँ से निकलो, इससे पहले कि वो तुम्हें अपना शिकार बना ले। अरे येयू भी लाइक कि तुम्हें क्या लगा मैं उन मॉन्स्टर्स को देखकर बेहोश हो गया था, अरे नहीं वो तो मेरी बॉडी। इससे पहले कि वो अपनी बात कंप्लीट करता, एली कहती है कि तेंग जियाओ ने तुम्हारी बॉडी को स्कैन करके पता लगाया था कि तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा वीक है, क्योंकि हमारा हीरो अपनी फ्योनिक्स बॉडी का यूज जो कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी वीक पड़ गई और इन्हें लगता है कि इसकी बॉडी पैदाइशी कमजोर है। बेचारा येयू उसे एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता, पर तभी एली नोटिस करती है उस डीमन को जो कि अपने लिए शिकार ढूंढ रहा था। वो काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए पेड़ की टहनी पर जंप करके
अपनी स्वॉर्ड से एनर्जी रिलीज करके एक जबरदस्त हिट थ्रो करते हुए नीचे जंप करती है। पर वो बीस्ट भी बहुत ज्यादा चालाक था, उसके इस अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन ये अटैक सच में काफी ज्यादा पावरफुल था। इसके बाद तो वो बीस्ट खुर्राते हुए एली के ऊपर झपट्टा मार देता है, लेकिन एली भी बहुत ज्यादा फुर्तीली थी। वो जंप करते हुए उसके पीछे पहुंच जाती है। काफी देर तक दोनों के बीच फाइट कंटिन्यू होने के बाद वो रेड फेस डीमन एली के ऊपर चढ़कर उस पर पंजे से वार करने ही वाला था। एली उसके वजन के नीचे इतनी बुरी तरीके से दब चुकी थी कि उसके लिए मूव करना भी मुश्किल था। इस वार से शायद वो बच नहीं पाती, पर तभी अचानक से ये उस पर तीरों का हमला शुरू कर देता है। उसके तीर इतने ज्यादा स्पीड में आए थे कि वो रेड फेस डीमन खुद को संभाल नहीं पाता, और ये देखकर एली समझ आती है कि जितना कमजोर वो येयू को समझ रही थी, ये लड़का उतना कमजोर नहीं है, क्योंकि 20 टन के इस बीस्ट को सिर्फ अपने एरो से शूट करके इतनी दूर फेंकना बहुत मुश्किल है। पर तभी येयू अपने 3 और एरोस को शूट करके उसे जोर जोर के थंडर के झटके देना शुरू कर देता है, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए एली कहती है कि अब मैं तुमसे हार नहीं सकती, अगर मैंने इस मौके को गवाया तो सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। और ये बोलने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड में एनर्जी रिलीज करना शुरू करती है और एक जबरदस्त अटैक करके उस रेड फेस डीमन के सर को चीर के रख देती है। अपना काम निपटाने के बाद वो दोनों फाइनली एक ओल्ड लेडी के पास पहुंचते हैं, जो कि एली को अपने एरिया में देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी। वो एली से कहती है कि क्या तुम इतनी बेशर्म हो कि मुंह उठाकर फिर से यहाँ चली आई, मैंने कहा ना यहाँ से दफा हो जाओ। पर एली उसे बताती है कि उसका माइक्रो इंजेक्टर फिल्टर बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो गया है और उसे अर्जेंटली एक चाहिए, क्योंकि उसे किसी की जान बचानी है। पर वो ओल्ड लेडी एली की बातों पर भरोसा नहीं कर रही थी। फाइनली येयू को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, तब जाकर वो ओल्ड लेडी उन्हें फिल्टर देने को रेडी हो गई थी। वो फिल्टर वो एली को पकड़ाते हुए कहती है कि क्या अब भी तुम इस विलेज को छोड़कर जाना चाहती हो, जबकि तुम अच्छे से जानती हो कि देंग ज़ियाओ के बिना तुम्हारा गुजारा नहीं होगा। सेल्फिश लड़की, अब भी हान ज़ियाओ हंटर बनने का सपना है तुम्हारा। एली उनकी बातों का जवाब नहीं देती, बल्कि वहाँ से निकलना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ देंग ज़ियाओ को दिखाते हैं, जो कि काफी देर से उन दोनों का वेट करी थी। वो कहती है कि बहुत देर हो गई, अभी तक नहीं आए, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई ना। सच में उन दोनों को आते आते रात हो गई थी। गाँव वाले अपने सेलिब्रेशन में बिजी थे, जिसे देखकर येयू को अपने गाँव की याद आ जाती है। पर हमें एली की बॉडी में काफी पसीना दिखाते हैं, ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे पेन हो रहा हो, उसे चक्कर आ रहे हो। पर वो येयू के सामने ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। वहीं येयू कहता है कि तुम भी हान ज़ियाओ हंटर बनना चाहती हो, क्यों ना हम दोनों साथ में ज्वाइनिंग के लिए जाएं। एली को अब तक लग रहा था कि वो एक हान ज़ियाओ हंटर है, लेकिन ये जानकर कि वो अभी तक नहीं बना, उसे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होती है। येयू गाँव वालों की सेलिब्रेशन देखने में बिजी हो गया था, और यहाँ एली अपनी बॉडी का कंट्रोल खोती जा रही थी। जब येयू उसे संभालने के लिए आता है, तो वो काफी बुरी तरीके से तड़पते हुए कहती है कि मुझे मार डालो, और उसे गाँव वालों के रूप में राक्षस नजर आ रहे थे। वो वहाँ पर जल रही फायर को देखकर और भी ज्यादा गुस्से से तिलमिला उठती है। देखते ही देखते वो पूरी तरह से किसी ज़ॉम्बी की तरह बिहेव कर रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद पड़ चुकी थी। वो येयू को धक्का मार के वहाँ की चीजों पर तोड़फोड़ करना शुरू कर देती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी को मारकर ही शांत होगी। तभी उसके सामने एक छोटा बच्चा जोर जोर से रोने लगता है, और वो अपने सेंसेस में वापस आ जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि एली अपनी इन हरकतों से परेशान हो चुकी हो। वो उन सभी से माफी मांगते हुए रोना शुरू कर देती है। जब येयू उसे संभालने जाता है, तो वो खुद को संभाल नहीं पाती और अनकॉन्शियस हो जाती है। अब इसके बाद हमें उन रेड फेस डीमन के बारे में बताया जाता है। ये असल में ह्यूमन द्वारा क्रिएट किए हुए हैं। ये क्रिएचर असल में फ्यूनिक्स बॉडी को क्रिएट करने का फेलियर है। सीन शिफ्ट होता है और हमें देंग ज़ियाओ को दिखाते हैं, जो कि एली को उसका मेडिसिन दे रही थी, और फिर वो येयू को बताती है कि एली की इस हालत के जिम्मेदार और कोई नहीं, बल्कि वही रेड फेस मॉन्स्टर है, जिन्होंने इस पर हमला करके इसे घायल कर दिया था। और एली को भी वही सेम बीमारी है जो कि ताई को है। इसी वजह से कभी कभी वो हीट, गर्मी, लोगों की चैंटिंग, शोर शराबे की वजह से अपना कंट्रोल खो देती है और लोगों पर हमला करना शुरू कर देती है। जब उसे इस बीस्ट ने काटा था, तब लोग उसे मॉन्स्टर मॉन्स्टर कहकर उसे जान से मारना चाहते थे, पर तब देंग ज़ियाओ को पता लगा कि शैडो पपेट्स के ब्लड से वो इसे क्योर कर सकती है। एक स्मॉल अमाउंट में उसकी बॉडी पर इंजेक्ट करने के बाद वो नॉर्मल पीपल जैसा बिहेव करती है। इतना ही नहीं, एली के पास अब सिर्फ जीने के लिए 3 साल बचे हैं, और वो इन 3 सालों को हान ज़ियाओ हंटर बन के सर्वाइव करना चाहती है। इससे आगे वो कुछ कह पाती तो एली उसे बीच में टोकते हुए कहती है कि तुमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, अब प्लीज चुप हो जाओ। मौके की नजाकत को समझते हुए ये वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ देंग ज़ियाओ को दिखाते हैं, जो कि एली को समझा रही थी कि तुम्हें गाँव वालों को बता देना चाहिए कि आखिर तुम हान ज़ियाओ हंटर क्यों बनना चाहती हो। तुम सेल्फिश नहीं हो, बल्कि गाँव वालों को प्रोटेक्ट करने के इरादे से हान ज़ियाओ हंटर बनना चाहती हो। अगर तुमने उन्हें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, तो वो हमेशा तुम्हें एक ट्रेटर की तरह ही देखेंगे। पर एली को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने काफी बार गाँव वालों को हट करने की कोशिश की है, इसलिए वो खुद को गुनहगार समझती है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर ये यूं की आँख खुलने पर उसे गाँव वाले काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। तो वो इस बारे में जाकर देंग ज़ियाओ से पूछता है कि क्या आज कोई सेलिब्रेशन है, आखिर गाँव वाले इतने खुश क्यों हैं। देंग ज़ियाओ से बताती है कि एली गाँव से चली गई है,
हान शाओ हंटर बनने के लिए और इसी वजह से गाँव वाले इतने खुश हैं। ये सुनकर तो येयू का खून खौल उठता है कि आखिर वो लोग एली को इस तरीके से कैसे ट्रीट कर सकते हैं। बाकी वो ताई का हाल लेता है जो कि अब स्टेबल था, तो वो तंग जाओ से कहता है कि इसका ख्याल रखे, एली का ख्याल वो खुद रख लेगा क्योंकि उसे भी हान शाओ हंटर बनना है। तो वो चला जाता है उसके बेस की तरफ। रास्ते में काफी सारे आदमखोर प्लांट्स उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं, पर वो अपनी ट्रिक्स का यूज करके बचते बचाते वहाँ से निकल जाता है बेस की तरफ, जहाँ पर जाने पर उसे कुछ पुलिस मिलते हैं जो कि एक नॉर्मल पीपल को परेशान कर रहे थे। तभी उनसे पंगा लेता है एक मिस्टीरियस लड़का जिसका नाम ली हुआ था। उसका ऑरा सच में डेडली लग रहा था। वो इन लोगों से डरता नहीं है। इससे पहले कि वो लोग उसकी पिटाई लगा पाते तभी गार्ड्स कहते हैं कि अगर यहाँ पे फाइट किया तो डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। तभी वो लोग आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। अचानक से उनकी नजर पड़ती है उन लोगों पर जो कि एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते और काफी बुरी तरीके से इंजर्ड होकर बाहर आ रहे थे। यहाँ हमारे हीरो को पता था कि ये हंटर्स उसे आसानी से हंटर्स नहीं बनने देंगे, लेकिन फिर भी उसे किसी भी तरीके से अपने मास्टर का सपना तो पूरा करना ही है, तो वो चला जाता है। अंदर जाने पर सोल्जर्स उन्हें रूल समझा रहे थे कि यहाँ पर ना तो तुम लड़का हो ना ही लड़की, तुम्हारा जेंडर देखकर तुम्हें काम नहीं दिया जाएगा बल्कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। हमें वहाँ पर एली भी नजर आ जाती है। वो सोल्जर कहता है कि आगे की डिटेल तुम्हें चीफ एग्जामिनर देगी और तभी वहाँ पर चीफ एग्जामिनर की एंट्री होती है जो कि बहुत ज्यादा रूड और कोल्ड लग रही थी। वो आते ही कहती है कि यहाँ तुम पर रहम नहीं किया जाएगा, इसलिए अपनी कमर कस लो। मैं हूँ तुम्हारी चीफ एग्जामिनर और मेरा नाम है चाओ चाओ। चाओ कहती है कि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ तुम में से आए आधे लोग हान शाओ हंटर बनने के इरादे से नहीं आए हैं। हमें ली हुआ को दिखाते हैं जो कि सच में हान शाओ हंटर बनने के इरादे से तो बिल्कुल नहीं आया था। वो कहती है कि अपने जितने भी नाकाम इरादों की पोटली है ना उसे बाहर छोड़कर आना और एग्जामिनेशन शुरू होते ही तुम्हें पता लग जाएगा कि क्रियालिटी किसको बोलते हैं। और फिर वो उन स्टूडेंट्स को डराते हुए कहती है कि तुम सभी अपने सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में रखना क्योंकि यहाँ खतरा कभी भी कहीं से भी आ सकता है। ये बोलते हुए वो काफी सस्पिशियस लग रही थी, जैसे कि सच में एग्जाम बहुत ज्यादा हार्ड हो। सबसे पहले उनका फिजिकल टेस्ट होता है जिसमें उनकी स्ट्रेंथ चेक की जाती है। जिनकी भी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा कमजोर थी उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद सबका एंड्योरेंस चेक किया जाता है। जो ज्यादा देर तक भाग नहीं पाते वो खुद ही गिर जाते हैं और उन्हें बिजली के झटके लगते हैं और साथ ही डिस्क्वालीफाइड भी हो जाते हैं। इसके बाद बारी आती है बड़े बड़े लोहे के रोबोट्स के साथ फाइट करने की, जिसमें उन सभी की एजिलिटी टेस्ट होने वाली थी, यानी कि फुर्ती। बाकी सभी तो हार रहे थे, लेकिन हम एले को देखते हैं जो कि उन सारे मर्दों में सबसे ज्यादा मर्दानी थी। इतनी बुरी तरीके से उस रोबोट को धोती है कि बेचारा ये सोल्जर भी देखकर हैरान रह जाता है कि कितनी दमदार है ये तो। जिन्होंने भी फिजिकल टेस्ट कंप्लीट कर लिया था अब उन्हें मेंटल टेस्ट से गुजरना था, जहाँ पर एक बंदे के इरादे सामने आ जाते हैं कि वो उनके लीडर को जान से मारना चाहता है। तो ये लोग उसके माइंड को पूरी तरह से कंट्रोल करते हुए से पागल बना देते हैं। ये देखकर बाकी लोग तो डर रहे थे। तभी उनमें से एक बंदा जो कि सबको बुली कर रहा था वो टकलू कहता है कि तुम्हें पता है ये लोग माइंड को इल्यूजन में डाल देते हैं और फिर सभी के डर्टी सीक्रेट्स सामने आ जाते हैं। हमारा ये भी सेकंड राउंड तक पहुंच गया था। जब उसकी नजर एले की परफॉर्मेंस पे पड़ती है तो वो कहता है कि क्या गजब की लड़की है। और फिर जब वो मेंटल टेस्ट देने जाता है तो सपने में उसे नजर आता है कि वो जंगलों में भाग रहा है। उसके मास्टर उसे एरो शूट करना सिखा रहे हैं, जहाँ वो सही तरीके से निशाना लगाकर सभी एरोस को शूट कर लेता है, वो भी 2.5 मिनट के अंदर। उसकी लास्ट टाइमिंग 3 मिनट की थी। उसके मास्टर कहते हैं कि ये अभी भी काफी ज्यादा स्लो है, अगर तुम पर जानवरों ने अटैक कर दिया तो क्या तुम इस तरीके से उनसे फाइट करोगे। पर ये योगा कहना था कि मास्टर उसके लिए गन्स है ना। पर उसके मास्टर कहते हैं कि तुम्हें पता है सबसे ज्यादा सस्ता गन्स भी $100 का आता है और उसके बुलेट्स इतने महंगे होते हैं कि उन्हें खरीदने में ही तुम्हारी जिंदगी गुजर जाएगी। इसलिए सबसे सस्ता और सहूलियत वाली चीज यही है, इसीलिए इसे अच्छे से यूज करना सीखो। ये बोलने के बाद जैसे ही उसके मास्टर शूट करते हैं उड़ती हुई चिड़िया को भी मार देते हैं। ये देखकर तो वो इम्प्रेस था। वहीं उसे इतनी कामली टेस्ट देता देखकर तो वो सोल्जर भी हैरान था। वो कहता है कि लगता है ये लड़का सो गया, ऐसा लग रहा है टेस्ट नहीं दे रहा, आराम फरमा रहा है। तो वो उसके ब्रेन स्ट्रेसिंग को और ज्यादा इंक्रीज कर देता है, जहाँ सपने में उसके मास्टर मैनिपुलेट करते हुए उसके मुंह से ऑलमोस्ट फियोनिक्स बॉडी वर्ड बाहर निकालने ही वाले थे कि वो खुद को रोकने में सक्सेसफुल हो जाता है। और तभी उन दोनों की कन्वर्सेशन से यहाँ सोल्जर को पता लगता है कि उसके मास्टर उसे कह रहे हैं कि उसे हान शाओ सोल्जर्स को वापस से रिबिल्ड करना होगा। उस सोल्जर्स को तो हंसी आ रही थी उसका सपना देखकर। वो कहता है कि ये लड़का समझता क्या है खुद को, ये हमें रिबिल्ड करेगा। वहीं दूसरी तरफ उसकी टेस्ट रिजल्ट्स अर्ल को शो हो रहे थे और साथ ही चाओ चाओ को भी। इन दोनों की बातों से पता लगता है कि ये एक वक्त पे फेमिंग के पार्टनर्स थे। एक ही ग्रुप में होने के बावजूद भी फेमिंग इन्हें बिना बताए रातों रात हान शाओ हंटर की पोजीशन छोड़ते हुए यहाँ से चला गया, जिस पर अर्ल को गुस्सा आ रहा था। पर वो ये भी अच्छे से जानता था कि फेमिंग काफी समझदार है, वो इतनी आसानी से अपनी आजादी छोड़कर तो नहीं गया होगा।
क्योंकि एक बार फ्यूनिक्स प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल हो जाता तो इन सभी को आजादी मिल जाती। लेकिन देखो ना, अब ये सभी लोग बेस को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। चाओ चाओ भी उससे पूरी तरह से सहमत थी, लेकिन वो अर्ल से कहती है कि तुम अभी इस बारे में इतना क्यों सोच रहे हो। और अर्ल का कहना था कि फेमिंग बहुत ज्यादा स्मार्ट है, मुझे लगता है कि उसने फ्यूनिक्स बॉडी प्रोजेक्ट में सक्सेस हासिल कर ली थी, इसीलिए वो यहाँ से गायब हो गया। और मुझे शक है कि ये यू जो कि उसका डिसाइबल है वही फ्यूनिक्स बॉडी है, क्योंकि फेमिंग इतना भी अच्छा नहीं कि किसी राह चलते राहगीर को अपना डिसाइपल बना ले। वो कहता है कि इस लड़के को इसकी लिमिट तक लेकर जाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर कौन से सीक्रेट्स हैं जो ये छुपा रहा है। वैसे अर्ल काफी अच्छा इंसान है, लेकिन यहाँ वो ये चेक करना चाहता है कि क्या सच में हमारे येयू के पास फ्यूनिक्स बॉडी है या नहीं। बाकी तो वो आज भी फेमिंग की उतनी ही रिस्पेक्ट करता है जितनी पहले करता था, बस थोड़ा सा नाराज है। यहाँ हमें येयू को दिखाते हैं जो अभी भी रिलैक्स था। ये देखने के बाद जो एग्जामिनर उसका टेस्ट ले रहा था वो उसके स्ट्रेस लेवल को और ज्यादा हाई कर देता है, जिससे उसके आसपास यानी कि उसके सपने की दुनिया में बड़े बड़े मॉन्स्टर्स पर हमला करना शुरू कर देते हैं जो कि आदमखोर थे। वो प्लांट्स फेमिंग को खा ही चुके थे कि तभी येयू अपने एरोस का यूज करके अपने मास्टर को बचाने की कोशिश करने लगता है। इस बीच में वो उन प्लांट का खाना बनने वाला था कि तभी बीच में तीसरा प्लांट आकर उसे एक जबरदस्त हिट देकर नीचे गिरा देता है। थोड़ी देर तक तो येयू को समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ चल क्या रहा है। तभी उसे अचानक से उसके मास्टर की आवाज आती है जो कि उसे अपना सीक्रेट रिवील करने को कह रहे थे, यानी कि अपनी फ्यूनिक्स बॉडी की पावर को यूज करने को कह रहे थे। येयू उनकी बात सुनने के बाद अपने एरो को फेंकते हुए अपनी पावर यूज करने ही वाला था कि तभी अचानक से उसके दिमाग में एक बात याद आती है जो कि उसके मास्टर ने कहा था कि कभी अगर तुम्हारा कॉन्शियसनेस तुम्हारा साथ न दे तो बस याद रखना कि तुम्हें उस वक्त खुद पर भी भरोसा नहीं करना। और ये बात याद आते ही हमारा येयू कहता है कि तुम मेरे मास्टर नहीं हो, क्योंकि मेरे मास्टर कभी भी मुझे ये चीज फेंकने को नहीं कहते। वो अपनी वेपन की बात कर रहा था। वो ये कहते हुए कहता है कि मेरे मास्टर हमेशा से जानते हैं कि ये वेपन मुझे प्रोटेक्ट करेगा, तो वो कभी भी मुझे रिस्क में नहीं डालेंगे। ये बोलकर तो वो उसी पर अटैक करना शुरू कर देता है। उसके एरोस की वजह से वहाँ चारों तरफ आग लगनी शुरू हो गई थी। इतना ज्यादा क्योस मच गया था कि हमारा येयू फाइनली होश में आ गया था। होश में आने के बाद उसके सामने मौजूद सोल्जर उसे कहता है कि अब तुम यहाँ से सीधा बाहर निकल सकते हो, बाहर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। येयू के बाहर जाने पर उसे अपने सामने अर्ल नजर आया था जो कि उसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दोस्तों से मिलाना चाहता हूँ जो कि तुम्हारे मास्टर के साथ हमारी टीम में थे। इससे पहले कि वो आगे बढ़ते तभी अचानक से चारों तरफ खूंखार जानवर हमला करना शुरू कर देते हैं। वो वहाँ मौजूद सभी लोगों को खा चुके थे, यहाँ तक कि अर्ल को भी। एक बड़ा सा जायंट बीस्ट अपने टेंटिकल के साथ उसके पेट में वार करता है और उसे अपने साथ ले जाता है। बेचारा अर्ल कुछ नहीं कर पाता। अपनी आंखों के सामने ये नजारा देखकर येयू पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि पहली बार उसकी आंखों के सामने लोग मर रहे थे। वो सोल्जर जिसने उसका ब्रेन टेस्ट दिया था वो भी मारा जाता है। यहाँ येयू को नहीं समझ आता कि उसे क्या करना चाहिए। तभी चारों तरफ से मॉन्स्टर्स उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं और वो अपनी पावर यूज करना शुरू कर देता है। जहाँ उसके फ्यूनिक्स बॉडी पावर को यूज करते ही यहाँ रियल वर्ल्ड में सिस्टम ब्रेक हो चुका था। जी हाँ, अभी तक येयू बाहर नहीं आया, बल्कि उसे ड्रीम में फंसा कर रखा गया है। उसकी सीक्रेट्स को बाहर निकालने के लिए ये लोग उसकी लिमिट को पुश कर रहे थे, पर अचानक से सिस्टम ही पूरी तरह से हीट अप होकर टूट गया। उन्हें तो समझ नहीं आता कि आखिर इस लड़के के साथ प्रॉब्लम क्या है कि तभी देखते ही देखते हमारा येयू रियल वर्ल्ड में भी अपनी पावर यूज करना शुरू कर देता है। जहाँ उसे अपने आसपास के लोग मॉन्स्टर लग रहे थे और वो उन सभी की कुटाई लगाते जा रहा था। ली हुआ भी उसके सामने आ जाता है, वही मिस्टीरियस बंदा जो कि हमारे येयू को मॉन्स्टर लग रहा था, और वो उसकी कुटाई लगाता है। तो जब वो उसे पकड़ता है तो उसका हाथ जल जाता है और वो ये देखकर हैरान था कि येयू के पास कितनी कमाल की पावर है। वो तो मेस्मराइज्ड हो चुका था। यहाँ सोल्जर्स उसे पकड़ने के लिए टीजर गन का यूज करना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी हमारे येयू को ऐसा लग रहा था जैसे कि मॉन्स्टर उसे ट्रैप कर रहे हैं और वो एक ही साथ उन सभी को धराशायी करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी एक टीजर गन से वो होश में आ चुका था, और होश में आने के बाद उसका पहला कंसर्न ये नहीं था कि लोगों ने उसे पावर यूज करते हुए देख लिया, बल्कि ये था कि क्या सब लोग ठीक है, कोई भी नहीं मरा, चलो शुक्र है। ये बोलते ही वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और अब तो चाओ चाओ और अर्ल को पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि येयू के पास फ्यूनिक्स बॉडी मौजूद है। तभी हमारी मिस को कॉल आता है और वो कॉल पिक करती है, जिसपे उनका सोल्जर उन्हें बता रहा था कि कैसे इस लड़के ने यहाँ पर तबाही मचा दी। तो चाओ चाओ सिचुएशन को हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी, इसलिए वो कहती है कि कभी कभी स्टूडेंट इस तरीके से बिहेव करते हैं, ये नॉर्मल है। एक काम करो, वो दोनों लड़के जो आपस में लड़ रहे थे उन्हें सबसे कम स्कोर देकर पास कर दो। चाओ चाओ ने यहाँ ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अभी हमारा येयू सबकी नजरों में आए।
जब ये यूं की आँख खुलती है तो वो अपने सामने बहुत ही प्यारा नजारा देखता है। वो अर्ल को वाइन का गिलास हाथ में पकड़े हुए आराम से गाना एंजॉय करते हुए सुन रहा था। वो कहता है कि अभी भी सपना खत्म नहीं हुआ। ये बोलकर वो अर्ल को धक्का मारकर रेलिंग से नीचे कूदने वाला था कि अगर नहीं खत्म हुआ तो मैं खुद खत्म कर दूंगा। पर ये देखकर अर्ल बेचारा, जो कि एंजॉय करने का सोच रहा था, वो फटाफट हाइपर होकर उसे पकड़ के कहता है कि तुम्हारा स्क्रू ढीला है क्या? तुम्हें रियलिटी और ड्रीम में फर्क नहीं पता लग रहा? अगर मुझे थोड़ी सी देर हो जाती तो तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाता। और फिर वो अपनी असिस्टेंट नताशा को बुलाकर कहता है कि इसे इसके डॉम में ले जाओ। और हमें पता लगता है कि नताशा एक लड़की जैसी दिखने वाली प्यारी सी लड़का है, जिसे देखकर तो येयू को भी कंफ्यूजन हो रही थी। और वो उसे उसके रूम में लेकर जाता है, जहाँ दरवाजा ओपन करने पर उसे दिखती है चेंज करती हुई एली। बेचारा वो तो शर्म से लाल पीला हो जाता है और वो नताशा से कहता है कि नताशा, वो लड़की है, मैं लड़का हूँ, हम सेम रूम में कैसे रहेंगे? पर नताशा भी लाइक, मैं भी तो लड़का हूँ और वैसे भी यहाँ सारे सोल्जर्स हैं, किसी का जेंडर मत देखो, ठीक है? ये बोलकर वो उसे पीछे टैप करते हुए चली जाती है। चला जाता है। बेचारा येयू डरते डरते रूम के अंदर एंटर होकर हमारी एली को पोटैटो ऑफर कर रहा था, माफी मांगते हुए कि मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि ये रूम तुम्हारा है। पर वो तो अपनी स्वॉर्ड का यूज करती है, जिससे वो आलू 2 टुकड़ों में टूट गया था और टेबल के भी 2 हिस्से हो जाते हैं। और ये बड़ा सा कांड करने के बाद वो कहती है कि नहीं चाहिए। बेचारे येयू की तो डर से हालत खराब हो जाती है। इसके बाद हमें फ्लावर विलेज का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर तेंग ज़ियाओ, जो कि उस छोटे ताई का ख्याल रख रही थी, तभी अचानक से उसे सोल्जर्स के आने का खबर मिलता है। हमें पता लगता है कि जो भी सोल्जर्स बनने के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, उनकी फैमिली को राशन मिलता है हंटर्स की तरफ से। तो यहाँ हमारी तेंग ज़ियाओ को राशन मिलता है, जिससे उसे पता लग जाता है कि एली सिलेक्ट हो चुकी है। तो जैसे ही वो रूम में एंटर होती है, तभी वो नोटिस करती है कि ताई गायब है और चारों तरफ मेडिसिन की बोतल बिखरी हुई हैं, जिन्हें वो कलेक्ट करना शुरू कर देती है। तभी अचानक से टेबल के नीचे मेडिसिन कलेक्ट करते हुए उसे ताई नजर आता है, जो कि गुस्से में उसके ऊपर हमला कर देता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं, जहाँ सारे के सारे हांशियाओ हंटर्स बनने वाले दावेदार पहुंच जाते हैं अपने फर्स्ट असेसमेंट के लिए। तभी वहाँ झाड़ियों के पीछे से छुपकर ताई उन पर नजर रख रहा था। उसकी नजर येयू पर पड़ जाती है। वो काफी ज्यादा खूंखार लग रहा था। तभी हमें पता लगता है कि रात को आखिर हुआ क्या। रात को ताई ने तेंग ज़ियाओ पर अटैक कर दिया था और उससे इन्फॉर्मेशन निकलवा ली थी कि उसे यहाँ कौन लेकर आया, आखिर उसके साथ क्या चल रहा है और येयू कहाँ है। तेंग ज़ियाओ से उसे पता लगा था कि वो हंटर बेस में है, तो उसी का पीछा करते हुए वो यहाँ तक पहुँच गया था। दूसरी तरफ येयू को दिखाते हैं, जो कि बाकी सारे स्टूडेंट्स के साथ आगे बढ़ रहा था। लिफ्ट में एंटर होते ही उन सभी को पॉइजनस स्मेल सूंघने को मिलती है और ये स्मेल करते ही वो सभी लोग अनकॉन्शियस हो जाते हैं। और फिर हमारे हीरो को दिखाते हैं, जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को जंगल के बीच देखकर हैरान था। तभी वॉकी टॉकी से आवाज आती है कि तुम्हारा मिशन स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे पड़े हुए इक्विपमेंट्स का यूज करके ज्यादा से ज्यादा शिकार करो। तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है अब और खत्म होगा रात को। अगर सरवाइव कर गए और सबसे ज्यादा हंट किया तो तुम विनर हो। बेचारा येयू हैरान था कि तभी अचानक से उसके ऊपर एक बर्ड मॉन्स्टर अटैक कर देता है, जिससे बचने के चक्कर में वो टूटी फूटी बिल्डिंग के अंदर घुस गया था और बचते बचाते वो मॉन्स्टर उसी मलबे के नीचे दब जाता है। और हमारा येयू जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वॉकी टॉकी से चिल्लाना शुरू कर देता है कि क्या आप लोग पागल हैं, हमें बिना इन्फॉर्म किए ऐसे खतरनाक जगह पर भेज दिया, ये तो हेल से भी बुरी है। पर चाओ चाओ को इससे मतलब नहीं था, वो उन लोगों पर नजर रख रही थी। साथ ही वो उन्हें रूल्स बताती है कि 8 घंटों के अंदर उन्हें 100 बीस्ट मारने हैं और उन पर लगे हुए क्रिस्टल भी चुरा कर लाने हैं। चाओ चाओ बताती है कि ये पूरा एरिया पानी से घिरा हुआ है और यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जहाँ पर जहाज मौजूद है और यहाँ पर 8 घंटे के बाद स्टॉर्म आने वाला है। तो अगर तुम लोगों ने 100 क्रिस्टल कलेक्ट नहीं किए और वक्त से पहले उस बोट में सवार नहीं हुए तो फिर स्टॉर्म की चपेट में आकर तुम वहीं मारे जाओगे। अब बात उनकी जान पर आ गई थी। बुली वाला बंदा तो अपने साथ एक बाइक रख लेता है कि जल्द से जल्द ये मिशन कंप्लीट करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, किसी न किसी गाड़ी में सवार हो जाओ। सारे के सारे कैंडिडेट्स काफी जोरों शोरों से अपने मिशन को कंप्लीट करने में लग जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ येयू को दिखाते हैं, उसने जिस मॉन्स्टर को ट्रैप किया था वो वापस से खुद को संभालते हुए उस पर हमला करना शुरू कर देता है। इससे पहले कि येयू उस पर बंदूक दाग पाता कि तभी वो बीस्ट उसे पकड़ कर उड़ाकर दूर ले जाने लगता है, जहाँ रास्ते में वो ऑलमोस्ट अपनी जान से हाथ धोने ही वाला था कि तभी वो काफी कूल तरीके से हवा में जंप करते हुए एक बुलेट उस बीस्ट को दे मारता है और साथ ही उसका क्रिस्टल भी निकाल लेता है। अपनी तरफ से पहला क्रिस्टल कलेक्ट करने के बाद वो अपने मास्टर को डेडिकेट करते हुए कहता है कि मास्टर, मैं आपको अपनी काबिलियत से ये टेस्ट पास करके जरूर दिखाऊंगा। मिशन स्टार्ट होते ही वो सभी लोग जोरों शोरों से क्रिस्टल कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग तो एक दूसरे को मारकर क्रिस्टल कलेक्ट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर क्रिस्टल कलेक्ट करने को लेकर कोई रूल्स नहीं बने हुए थे। हमें बिल बोर्ड का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर तेजी से येयू का नंबर
रैंक फिर ऊपर जाने लगता है। वहीं एली का भी। ली हुआ नाम के बंदे को तो आप पहचान ही चुके होंगे। वो भी तेजी से दूसरों को मार मार कर आगे बढ़ने लग जाता है। वैसे वो सिर्फ उन्हें ही मार रहा था जो कि उसे मारने के लिए वहाँ पर आए थे, वरना गोलियां चलाने में तो वो भी कम माहिर नहीं है। वो भी तेजी से ऊपर आने लग जाता है। आधे लोगों को तो मॉन्स्टर उठा ले जा रहे थे, खा ले रहे थे और मार डाल रहे थे। उनके एलिमिनेट होने के बाद बाकी सभी लोग उनके क्रिस्टल चलाने लगते हैं और ये सारा नजारा मिस चाओ चाओ अपनी आंखों से देख रही थी। वो सबको मॉनिटर कर रही थी पर किसी पर भी रिएक्ट नहीं करती। लगता है बाद में सबको सबक सिखाएगी। इधर येयू को दिखाते हैं जो कि मॉन्स्टर का हंट करते करते ऑलमोस्ट 100 क्रिस्टल के पास पहुंच ही गया था कि तभी अचानक से एक खूंखार आदमखोर पौधा उसे निगलने ही वाला था कि तभी वहाँ पर एली की एंट्री हो जाती है, जो अपनी स्वॉर्ड से उस पौधे को बीच में से फाड़ कर रख देती है। एली को देखते ही तो हमारा हीरो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वो कहता है कि क्या तुम यहाँ पर मुझसे मिलने आई हो। एली का कहना था कि ये एक कोइंसिडेंस है, इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। यही उसे बताता है कि उसके 100 क्रिस्टल होने वाले हैं, तो क्या वो साथ में आगे बढ़े। पर उसकी बात कंप्लीट होने से पहले ही एली उसकी बोलती बंद कराते हुए कहती है कि खबरदार, इस बारे में सोचना ही मत। वैसे भी फ्लावर विलेज में तुमने जो मेरी हेल्प की थी उसका बदला मैं अभी चुका देती हूँ। ये बोलने के बाद वो अपने पास मौजूद सारे बुलेट्स येयू को पकड़ा देती है, ये कहते हुए कि मुझे उनकी जरूरत नहीं। वो तो उसके इस स्मॉल जेस्चर से ही काफी खुश हो गया था। इधर दूसरी तरफ लिहुआ को दिखाते हैं जो कि उन लोगों को मार देता है जो कि उससे मारकर उसका क्रिस्टल चुराने आए थे। उसे ऐसा करते हुए हमारा येयू देख लेता है। लिहुआ भी लाइक, ये मत सोचना कि मैं इन्हें जानकर मार रहा था। ये लोग मौत डिजर्व करते हैं। न ये लोग हांशियाओ हंटर बनने के लायक है और न ही जिंदा रहने के, क्योंकि अगर ये हांशियाओ हंटर बन जाएंगे तो मासूम लोगों को नोच नोच कर खाएंगे। पर ये युवा को तो गुस्सा आ रहा था, ये कहते हुए कि तुम मर्डरर हो, तुम्हें भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं। लेकिन वो उस पर गोली नहीं चला पाता क्योंकि बेचारे का दिल साफ है ना। वहीं ली हुआ ये कहते हुए निकल जाता है कि इनके पास मौजूद क्रिस्टल तुम रख लेना, मुझे इनकी जरूरत नहीं, मेरे पास ऑलरेडी 100 हैं। वो जाते हुए काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था। उसे पता था कि ये उस पर गोली नहीं चलाएगा और होता भी ऐसा ही है। तभी अचानक से मौसम बदलना शुरू हो गया था, यानी कि स्टॉर्म बस आने ही वाला है। इस थंडर स्टॉर्म के बारे में हमें पता लगता है कि इतने जोर जोर के बिजली के झटके पड़ते हैं ना कि इंसान सीधा मर जाता है, और इस तरीके के लाखों झटके पड़ते हैं इस तरीके के स्टॉर्म में, और इसे पूरी तरह से आने में अभी सिर्फ 2 घंटे है। इसलिए आसपास के लोग तेजी से मॉन्स्टर का हंट करते करते आगे बढ़ने लगते हैं। उस टकले बुली को दिखाते हैं, वो अपनी टीम के साथ लोगों को मार मार कर आगे बढ़ता जा रहा था। तभी उसकी नजर एक मोटू पर्सन पर पड़ती है जो कि उनके मारे हुए लोगों के क्रिस्टल चुरा रहा था। अब चोर से चोरी करेगा तो चोर थोड़ी ना छोड़ेगा, वो उसके पीछे पड़ जाता है। ये टकलू का सारा गैंग उस मोटू के पीछे पड़ जाता है जो कि अपनी जान बचाते हुए आगे भागने लग गया था। दूसरी तरफ येयू को दिखाते हैं जो कि बोर्ड की लोकेशन चेक करते हुए अंदाजा लगा लेता है कि वहाँ तक तो वो पैदल नहीं पहुँच सकता, इसलिए आसपास वो किसी व्हीकल को ढूंढने लगा था। उसे एक गाड़ी मिल जाती है, लेकिन ये तो बटन वाली थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इसे कैसे ऑन करना है, पर फिर स्टॉर्म को तेजी से बढ़ता देखकर वो कोई न कोई बटन दबाकर उसको चालू कर ही लेता है। दूसरी तरफ वो बुली और उसके गैंग के बंदों को इस मोटू ने इतना दौड़ाया था कि अब तो वो चाहते थे कि बस इसे जान से मार दें, कि तभी उस मोटू को रास्ते में येयू मिल जाता है जो कि उससे लिफ्ट मांग रहा था। अब येयू का दिल कितना साफ है ये तो हमें अच्छे से पता है। वो उस मोटू की हेल्प करता है जिससे कि वो बंदा अब हमारे येयू के पीछे पड़ गया था। वैसे जब वो उस मोटू को अपने कार में चढ़ा रहा था ना, वो ऑलमोस्ट उसके कार के नीचे आने ही वाला था कि बाल बाल बच जाता है, और वो टकलू पर्सन भी इन दोनों को पकड़ने के लिए इतनी गोलियां चलाता है कि लास्ट में उसकी गोलियां ही खत्म हो जाती है। और साथ ही उस मोटू को चेस करते हुए वो अपने एक आदमी को भी खो बैठता है, लेकिन फिर भी वो शांत बैठने वाला नहीं था। उसके टीम मेंबर्स के समझाने पर भी कि स्टॉर्म बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, उन्हें यहाँ से निकलने पर ध्यान देना चाहिए, वो नहीं मानता। वो कहता है कि आज अगर इन दोनों को रास्ते से नहीं हटा दिया ना, फिर मैं यहाँ से वापस नहीं जाने वाला। ना चाहते हुए भी उसके चमचों को भी उसके पीछे पीछे जाना पड़ रहा था, जहाँ रास्ते में एक और शहीद हो जाता है। अब जिस रास्ते पर येयू ने गाड़ी मोड़ी थी उस रास्ते पर एक पुल था, वो भी बीच में से टूटा हुआ। येयू को समझ नहीं आता कि ब्रेक कैसे लगानी है, क्योंकि उसे इस गाड़ी के बारे में कुछ नहीं पता था। वहीं वो मोटू भी कहता है कि भाई अगर चलाने नहीं आती तो गाड़ी में कूदा ही क्यों। येयू को कुछ समझ नहीं भी आ रहा था, तभी वो गाड़ी के बटन से ऐसे दबा रहा था जैसे कि बस किसी तरीके से उसकी जान बच जाए, और होता भी ऐसा ही है। गाड़ी की स्पीड तेज हो जाती है जिससे वो एक हाई जंप लगा लेता है, लेकिन फिर बीच में ही रुककर नीचे गिरना शुरू हो जाता है। येयू को नहीं समझ आ रहा था कि क्या करना चाहिए, तो वो फिर से बटन दबाने लगता है, वो भी जोर जोर से। तभी उन्हें पता लगता है कि ये गाड़ी तो उड़ सकती है, लेकिन इन दोनों का बैड लक था कि पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। उनकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है और गाड़ी धड़ाम से नीचे गिर जाती है। बेचारे जैसे तैसे वहाँ से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे कि तभी उस टकलू पर्सन के ग्रुप का बंदा हमारे येयू को गले से चेन से पकड़कर खींचना शुरू कर देता है, पर लकीली वो चेन एक बड़े से टूटे हुए कंक्रीट बॉल में फंस जाती है, जिससे येयू को भागने का मौका मिल जाता है।
और जब वो पर्सन उसे ढूंढने के लिए सामने आता है तो ये उसे हमला करके उसकी बाइक से नीचे गिरा देता है। अब यहाँ इन दोनों के बीच में हाथापाई हो रही थी कि तभी वो टकलू बॉस भी वहाँ पर अपीयर हो चुका था और वो अपने वेपन को हमारे येयू की तरफ पॉइंट करते हुए एक जबरदस्त अटैक थ्रो कर देता है। पर येयू बहुत ज्यादा स्मार्ट था, वो इस अटैक को डॉज करता है जिसकी वजह से उस टकलू का आखिरी बचा हुआ चमचा भी मर जाता है। और जब येयू उसके पास वेपन देखकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था तो वो उसके पाँव पर निशाना लगाकर उसे काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है। टकलू पर्सन के सारे एरोज खत्म हो गए थे तो अब वो फाइनली खुद उतरकर येयू की काफी बुरी पिटाई लगा रहा था। वो कहता है कि बच्चे अपने आप को ज्यादा ढेर साना समझता है क्या? अच्छा भला मैं उसके पीछे लगा था ना, तुझे क्या जरूरत थी रास्ते में आने की? पर येयू कहता है कि तुम गलत हो और मैं हमेशा गलत के खिलाफ हूँ। ये बोलकर वो अपने पाँव में लगे हुए एरो को निकालकर उसी से उस पर हमला करना शुरू कर देता है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गया था, लेकिन वो येयू का पीछा नहीं छोड़ता। वो दोबारा उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और इस बार उससे पीछा छुड़ाने के लिए फाइनली येयू उसकी गर्दन में वो तीर घुसाकर उसे मार देता है। उसे मारने के बाद येयू भी अनकॉन्शियस हो चुका था क्योंकि उसका भी काफी ब्लड लॉस हो चुका था और इस टकले ने मार मार कर उसकी बुरी हालत कर दी थी। तेजी से स्टॉर्म बढ़ने लगता है और वो मोटू पर्सन जिसकी हमारे येयू ने जान बचाई वो इतना ज्यादा बदतमीज और सेल्फिश किस्म का इंसान था कि अपनी जान बचने के बाद वो येयू को थैंक यू भी नहीं बोलता बल्कि उसका क्रिस्टल चुराकर वहाँ से निकल जाता है। क्योंकि उसके पास वक्त कम था ना, वो ये कहते हुए जाता है कि सॉरी बड़ी, मैं तुम्हारी जान नहीं बचा सकता लेकिन तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। स्टॉर्म बढ़ चुका है, येयू बेहोश है। अब देखना ये है कि क्या वो यहाँ से बचकर निकल पाता है या नहीं, क्योंकि इसी खतरनाक सीन के साथ हमारी ये वाली वीडियो होती है यहीं पर खत्म। आपको इस सीरीज की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। इतनी मेहनत के लिए एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट तो कर ही सकते हैं आप लोग, याद से कर देना।